नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया RDX सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास ऑपरेशन टू किल पार्ट 3। रात 2 बजे मनु लिवनो पहुंचा। सड़कें सुनसान थी। जगह जगह नियॉन साइन बोर्ड चमक रहे थे, जगमग हो रहे थे। लेकिन मनु के तो होश अभी तक गुम थे। उसके मस्तिष्क में जिन, CIA, डॉलर, माइक, जैनी, मार्शल और उस इंसान का चेहरा घूम रहा था जिसे गोली मारी थी। मनु के सिर में ढेर सारी परेशानी उठ रही थी। वो जानता था कि लीवनो शहर से उसका दाना पानी उठ गया है। जिन उस पर लीवनो में नजर रख रहा है। उसे देर सवेर किसी तरह पता लग जाएगा कि वो नाइट क्लब में माइक से मिला था। वहां जिन्न के आदमी पहले से ही मौजूद थे। हर तरफ गड़बड़ ही गड़बड़ थी। मनु अपने फ्लैट पर नहीं जाना चाहता था क्योंकि जिन के आदमी वहां नजर रखते हो सकते थे, परंतु कुछ जरूरी सामान था जो उठा लाना था, इसलिए वो फ्लैट पर गया। मन में ये भी था कि हो सकता है रात के इस वक्त कोई वहां नजर न रख रहा हो। ये बात तो वो सोच भी नहीं सकता था कि लीवनो स्थित एजेंट को मोहन सूरी ने क्रोशिया से फोन करके उसके फ्लैट पर अभी नजर रखने को कहा था। मोहन सूरी जानना चाहता था कि नाइट क्लब में हुए हादसे के वक्त मनु और जैनी क्या अपने फ्लैट में ही थे। ये जानने के लिए एजेंट अमन ने फ्लैट की कॉल बेल कई बार बजाई, परंतु दरवाजा नहीं खोला गया। भीतर रोशनी भी नहीं थी। अमन ने मोहन सूरी को फोन किया था। लगता है मनु या जैनी फ्लैट पर नहीं है, अमन बोला। क्या हुआ? सुनो अमन, जब भी जैनी या मनु दोनों में से कोई भी फ्लैट पर पहुंचे मुझे फोन पर बताना। ठीक है। उसके बाद अमन उस फ्लैट पर नजर रखता एक तरफ अंधेरे में खड़ा हो गया था। मनु ने कुछ पहले ही सड़क के किनारे कार रोकी और इंजन बंद कर दिया। कार में बैठा नजरें घुमाता रहा। सब ठीक लगा तो कार से निकलकर आगे बढ़ने लगा। उसने अपनी टांगों में कंपन महसूस किया। वो घबराया हुआ था, परंतु खुद को तसल्ली दे रहा था कि उसके पास रिवॉल्वर है। कोई खतरा आया तो निपट लेगा। पैदल चलता हुआ अपने फ्लैट पर पहुंचा और चाबी लगाकर दरवाजा खोलते हुए भीतर प्रवेश कर गया। अमन ने मनु को फ्लैट में जाते देख लिया था। उसने मोहन सूरी को क्रोशिया फोन किया। बात होते ही बोला, मनु अकेला ही फ्लैट पर पहुंचा है, जैनी उसके साथ नहीं है। वो किस हाल में है? वो चोरों की तरह अपने फ्लैट में घुसा है, जैसे किसी से डर रहा हो, अमन ने बताया। क्या उसकी कार लंबे सफर से आई है? लगता है जैसे वो क्रोशिया से सीधा वहां आ रहा हो। मैंने कार नहीं देखी, वो पैदल ही आया है। अब क्या पोजीशन है? वो अपने फ्लैट में है। फ्लैट की लाइट जल चुकी है। 2 क्षणों के पश्चात मोहन सूरी का स्वर कानों में पड़ा। अमन, मन्नू को अपने कब्जे में ले लो। मैं यहाँ से लीवनो के लिए चल रहा हूँ। मामला गंभीर है। जैनी को भी शूट करना है, परंतु वो साथ में नहीं है, जबकि आधी रात को जैनी को उसके साथ होना चाहिए। समझा? मनु को उसके फ्लैट में ही बंधक बनाकर मुझे खबर दे देना। मैं रास्ते में होऊंगा। उससे जैनी के बारे में भी पूछना। ठीक है, अमन ने कहा और फोन बंद कर दिया। मनु ने फ्लैट का दरवाजा बंद किया और चैन की सांस ली। फिर कमरे में नजरें दौड़ाई। 8 साल वो जैनी के साथ मजेदार जिंदगी बिताते हुए इसी फ्लैट में रहा, परंतु अब उसे यहाँ से जाना पड़ेगा। जैनी को भी ये बात समझानी पड़ेगी। लीवनो छोड़ने की बात सुनकर वो जरूर परेशान हो जाएगी, लेकिन दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए उसे। मनु आगे बढ़ा और दूसरे कमरे में पहुंचा। ये बेडरूम था। दूसरी तरफ वार्डरोब था। उसके साथ ही एक टेबल थी जिसमें 4 ड्रॉज थी। मनु ड्रॉज को खोल खोल कर चेक करने लगा। तभी नीचे वाले ड्रॉज में उसे अपना और जैनी का पासपोर्ट मिला, जिसे उसने टेबल पर रख लिया। उसके बाद अपने कपड़ों में फंसी डॉलरों की गड्डियां निकालने लगा। सब टेबल पर रखी। उन्हें गिना। पूरी 10 थी वो, यानी कि $1,00,000। ये सब मार्शल को देना था, तभी तो वो जैनी को वापस देगा। लेकिन उसे भी तो डॉलरों की जरूरत थी, जैनी के साथ कहीं दूर जाकर बसने के लिए। कुछ पैसे उसने और जैनी ने इकट्ठे कर रखे थे। वार्डरोब में लकड़ी का छोटा सा बक्सा था। उसने उस बक्से को तलाशा और उसे तोड़ा, क्योंकि बक्से की चाबी जैनी ने ही कहीं रखी थी। बीच में रखे डॉलर गिनने लगा।
कुल मिलाकर वो सिर्फ $800 थे। 100-150 उसकी जेब में थे। ये कम थे, उसके पास और होने चाहिए, परंतु इन हालात में इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। वे सब उसने जेब में ठूंसे, पासपोर्ट भी जेब में रखे। उसके बाद एक लिफाफे में $1,00,000 डालकर उस लिफाफे का पैकेट बनाया। सब ठीक हो गया था। वो सुबह सुबह ही मार्शल से मिल लेना चाहता था। रात के 2-3 घंटे ही बिताने थे। सवेरा होने का इंतजार करना था, परंतु यहाँ रुकने का वो खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। मनु वहां से चलने की तैयारी कर ही रहा था कि उसे दूसरे कमरे में कुछ आहट मिली। मनु चौंका, होठ भींच गए उसके। रिवॉल्वर जेब से निकालकर हाथ में ले ली। दबे पांव दूसरे कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा, परंतु इतना सावधान नहीं था जितना कि उसे होना चाहिए था। रिवॉल्वर वाला हाथ आगे किए ज्यों ही उसने दूसरे कमरे में कदम रखा, तभी जूते की ठोकर उसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर पड़ी और रिवॉल्वर हाथ से निकलकर दूर जा गिरी। अमन रिवॉल्वर थामे वहां खड़ा था। उसके पीछे खिड़की खुली हुई थी। वो वहां से भीतर आया था। कैसे हो मनु? अमन ने सपाट स्वर में पूछा। कौन हो तुम? मनु के होठ से निकला। जिन। मनु के शरीर में चींटियां रेंगती चली गई। वो अवाक सा अमन को देखता रहा। उसकी आशा से कहीं ज्यादा जल्दी जिन उसके पास आ पहुंचा था। वो फंस चुका था। बैठ जाओ, रिवॉल्वर थामे अमन ने सावधानी से कहा। न चाहते हुए भी मनु को उसकी बात माननी पड़ रही थी। वो कुर्सी पर जा बैठा, चेहरा मुरझा गया था। मुझ तक कैसे पहुंचे? मनु ने पूछा। मैं 4 सालों से तुम पर और जैनी पर नजर रख रहा हूँ। जिन के लीवनों के काम मैं ही करता हूँ। मनु उसे देखता रहा। शरीर में बेचैनी का समुद्र उछाले मार रहा था कि मौका मिले तो निकल भागे। क्या चाहते हो? अमन मन्नू के प्रति पूरी तरह सतर्क था। कहाँ से आ रहे हो? अमन ने पूछा। क्या? मन्नू के होठों से निकला। सूखे होठों पर जीभ फेरी। क्या करके आ रहे हो? मन्नू अमन को देखता रहा। मैं जानता हूँ, तुम इस वक्त सीधे क्रोशिया से आ रहे हो, अमन ने शांत स्वर में कहा। वहां तुमने क्या किया? मन्नू को अपना गला सूखता सा महसूस हुआ। चुप रहकर तुम बच नहीं सकते। अभी और लोग भी आ रहे हैं। मन्नू पुनः कह उठा। तुम अकेले हो? अभी तो अकेला ही हूं और तुम्हारे लिए बहुत हूं। भागने की सोच रहे हो? अमन ने उसे घूरा। नहीं, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता। मैं जानता हूं कि तुम बहुत कुछ सोच सकते हो, तो तुम क्रोशिया में क्या करके आ रहे हो? मनु ने पुनः सूख रहे होठों पर जीभ फेरी। वो अमन को देखता रहा। मैं जानता हूं तुम क्रोशिया में क्या करके आ रहे हो, अमन ने कहा। क्या? उसके होठों से निकला। अमन समझ गया कि मनु क्रोशिया से ही आया है। मोहन सूरी का ख्याल ठीक था। सब कुछ मैं ही बता दूंगा, तो तुम क्या बताओगे? तुम्हें भी कुछ बताना चाहिए। मनु के होठ भींच गए। वो अमन को देखे जा रहा था। तुम अब बचने वाले नहीं, अमन ने पुनः कहा। 8 साल पहले तो तुम जिन के हाथों से बच निकले थे, परंतु तुम्हें ढूंढ लिया गया और तुम्हें खबर भी ना हुई। बेवकूफ हो तुम जो तुमने सोचा जिन के हाथों से बच जाओगे। मुझे बताओ कि तुम क्रोशिया में क्या करके आ रहे हो? इस तरह चुप बैठे रहोगे तो हमारा वक्त कैसे बीतेगा? मुझे जाने दो, मनु कह उठा। मैं तुम्हें $10,000 दे सकता हूँ। अमन मुस्कुरा पड़ा। दूं? मनु का स्वर आशा से भरा था। हिलना मत, वरना शूट कर दूंगा। मनु दांतों से होठ काटता बैठा रहा। घर में कोई डोरी है जिससे मैं तुम्हारे हाथ बांध सकूं? अमन बोला। नहीं। फिर तो मुझे तुम्हें बेहोश करना पड़ेगा। मैं 2 घंटे तक तुम पर रिवॉल्वर ताने नहीं रह सकता। मनु व्याकुलता भरी नजरों से उसे देख रहा था। खड़े हो जाओ, अमन ने रिवॉल्वर हिलाते हुए कहा। बेचैनी से भरा मनु खड़ा हो गया। घूम जाओ, पीठ मेरी तरफ करो। मनु ने ऐसा ही किया। अमन रिवॉल्वर थामे उसके पास पहुंच गया। मैं तुम्हें बेहोश करने जा रहा हूं। सिर्फ 2 चोटें और तुम बेहोश हो जाओगे। उसके बाद सुबह, कहते हुए अमन ने रिवॉल्वर वाला हाथ ऊपर उठाया, मनु के सिर पर चोट करने के लिए, और मन ही मन इसी वक्त का हिसाब लगा रहा था। उसी पल वो बिजली की फुर्ती के साथ पलटा। अमन का हाथ ऊपर था, रिवॉल्वर वाला। मनु ने उसकी रिवॉल्वर वाली कलाई थामी और जोर से उसके चेहरे पर घूंसा मारा। अमन के होठों से चीख निकली।
मनु ने फुर्ती से उसके हाथ से रिवॉल्वर झटक ली। ये सब कुछ 4 पलों में हो गया था। गाल पर हाथ रखे अमन स्तब्ध रह गया था। मनु कम नहीं था। आखिर 8 साल पहले जिन ने उसे अपने काम में इस्तेमाल किया था, मनु ने उसे संभलने का जरा भी मौका न दिया और उसके पेट में ठोकर मारी। अमन चीखते हुए नीचे जा गिरा। मनु ने रिवॉल्वर को अपने दांतों में फंसाया और वहां रखा सेंटर टेबल उठाकर पूरी ताकत से अमन के सिर पर मारा। दोबारा मारा, तिबारा मारा। अमन फिर उठ न सका। उसका सिर गिरे तरबूज की तरह खुल गया था और फर्श खून से रंगने लगा। चंद घंटों में मनु दूसरी बार बाल बाल बचा था। पासपोर्ट तो उसकी जेब में ही थे। रिवॉल्वर भी उसने जेब में रखी और डॉलरों वाला पैकेट उठाकर फ्लैट से बाहर निकला। सावधान था, सतर्क था, परंतु कोई खतरा ना आया सामने। तुम अब असफल होते जा रहे हो मोहन सूरी। दीवान की आवाज उसके कानों में पड़ रही थी। नाइट क्लब पर भी तुम्हारा आदमी मारा गया और यहाँ भी तुम्हारे आदमी को मनु मारकर भाग गया। समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हो गया। मोहन सूरी भीजे स्वर में कह उठा। FIA को काबिल लोग चाहिए। सॉरी दीवान। मोहन सूरी इस वक्त सच में बहुत परेशान था। मैं लीवनो मनु के फ्लैट में पहुंचा तो अमन को मरे हुए पाया। मुझे हैरानी है कि मनु के सामने तुमने सिर्फ एक एजेंट भेजा, जबकि वो बेहद खतरनाक है। अब वक्त बर्बाद मत करो। लीवनो से क्रोशिया तक हर रास्ते पर पहरा बिठा दो। वो लीवनो से बाहर जाने की कोशिश करेगा। हो सकता है देश से भी बाहर जाना चाहे। एयरपोर्ट, स्टेशन, हाईवे, हर जगह की निगरानी रखो। उसने अमन को क्यों मारा, ये बात हमारे सामने साफ नहीं है, लेकिन हम सोच सकते हैं कि नाइट क्लब में मनु ही माइक से मिला हो और उस वक्त वो सीधा क्रोशिया से आ रहा हो। मनु को पकड़ना बहुत जरूरी है। मैं अभी सारे इंतजाम करता हूँ। माइक पर तुम्हारे आदमी नजर रखे हुए हैं। दीवान की आवाज कानों में पड़ी। हाँ, हो सकता है मनु माइक से मिलने की कोशिश करे। अपने उन आदमियों को भी इस बारे में सतर्क कर दो। मुझे सब काम करने दो। फोन बंद करो, मोहन सूरी ने कहा और फोन बंद किया। उसके बाद वो एक के बाद एक फोन करने लगा। सुबह हो रही थी, दिन निकल रहा था। मोहन सूरी लीवनो में मौजूद था। सुबह का उजाला फैलने के साथ ही मनु मार्शल के ठिकाने पर जा पहुंचा। बाहर उसे 2 आदमी मिले। क्या है, सुबह सुबह किधर जा रहा है? मार्शल से मिलना? चला जा, सर अभी अभी क्लब से लौटे हैं। ये उनके सोने का वक्त है, शाम को आना। मेरा मिलना जरूरी है, मनु ने बेचैनी से कहा। सुना नहीं? भाग जा। मैं डॉलर लाया हूँ मार्शल को देने के लिए। मनु ने हाथ में पकड़ा पैकेट थपथपाया। $1,00,000। कितने? वो अजीब से स्वर में बोला। $1,00,000 इस लिफाफे में है। सर को देने हैं? हाँ। दोनों आदमियों ने एक दूसरे को देखा। तू ले जा इसे सर के पास, एक ने दूसरे से कहा। चल, वो आगे बढ़ता बोला। मनु उसके साथ चल पड़ा। इस तरह मनु मार्शल के पास पहुंचा। मार्शल सामान्य कद काठी का 5 फीट 2 इंच का आदमी था। वो सच में अभी क्लब से लौटा था और कपड़े चेंज कर रहा था। वो इस वक्त ही नींद लेता था और फिर शाम को उठता था। इस वक्त मार्शल अंडरवियर में था। मार्शल ने मनु को देखा और मुस्कुराया। तेरे को कहा था जब भी आना डॉलर लेके आना। मैं डॉलर लाया हूँ, मनु ने जल्दी से कहा। कितने? 100 कि 500? मार्शल हंसा। 1,00,000। मार्शल के माथे पर बल पड़े। मनु ने उसी पर लिफाफा खोला और डॉलरों की गड्डियां टेबल पर निकालकर रख दी। मार्शल के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। वो आगे बढ़ा, डॉलरों को चेक किया। किधर से लाया तू इतनी बड़ी रकम? मार्शल ने मनु को देखा। जुगाड़ किया है। वो ही तो पूछ रहा हूँ, इतनी बड़ी रकम का किधर से जुगाड़ कर लिया? बताना जरूरी तो नहीं? बता बता, मैं भी तो सुनूं। चिंता मत कर, किसी से कहूंगा नहीं। बोल। 2 को गोली मारनी पड़ी, एक को क्रोशिया में, दूसरे को इधर ही लीवनो में। समझा? तो तू गोली भी चलाता है? जैनी को मुझे दे दे मार्शल। ले, मैंने उसका क्या करना है? तेरे पीछे पुलिस तो नहीं लगी? नहीं, लेकिन अब लीवनो में रहना मेरे लिए खतरनाक है। जैनी के साथ मैं यहाँ से चले जाना चाहता हूँ। तो मार्शल उसे देखने लगा। दुकान और फ्लैट खरीदेगा सस्ते में?
जो भी तू देना चाहे दे दे, जेनी कागज साइन कर देगी। साइन की मार्शल को कोई जरूरत नहीं, तूने मुंह से कह दिया, सौदा हो गया। बोल क्या चाहिए दुकान और फ्लैट का, जो तू ठीक समझे। $10,000 उठा ले। मनु ने $10,000 की गड्डी उठा ली। हो गया सौदा, मार्शल बोला। हाँ, जेनी को समझा देना कि अब दुकान और फ्लैट के रास्ते में ना आए। मनु ने सिर हिला दिया। मार्शल ने होठ सिकोड़कर मनु को देखा। मैं तो तेरे को यूं ही समझता था, लेकिन तू करामाती बंदा निकला। $1,00,000 ले आया, हैरानी है। और भी है क्या? नहीं, पूरे लाख थे। अब जेनी को मुझे दे। मार्शल ने बाहर खड़े आदमी को बुलाकर कहा, 21 नंबर में जेनी है, इसे ले जा और जेनी इसे दे दे। मनु इस आदमी के साथ वहां से बाहर निकल गया। मनु को जेनी मिल गई। उसका चेहरा उतरा हुआ था, वो घबराई हुई थी। अपने को आजाद होते देखकर वो हैरान परेशान हो गई थी। दोनों एक दूसरे के गले जा लगे। मनु, जेनी रो पड़ी। मेरी जान। मनु की आंखों में भी आंसू उभर आए। कई पलों तक वे एक दूसरे से चिपके खड़े रहे। चल फुट यहां से, उसे लाने वाला आदमी कह उठा। दोनों वहां से बाहर खुली सड़क पर आ गए। अब तो तू जुआ नहीं खेलेगा? जेनी भीगे स्वर में बोली। नहीं। मनु ने कसकर जेनी का हाथ पकड़ लिया। अगले ही पल जेनी ठिठकी और मनु को देखने लगी। तूने मुझे कैसे आजाद कराया? जवाब में मनु ने कुछ ज्यादा ही लंबी सांस ली। मार्शल $1,00,000 मांग रहा था। मार्शल जो सोच लेता है वो ही करता है। वो मुझे छोड़ने पर तैयार कैसे हुआ? मैंने उसे $1,00,000 दिए हैं। मनु ने आहत भाव से जेनी को देखा। जेनी के चेहरे पर अविश्वास के भाव नाच उठे। तूने $1,00,000 दिए? जेनी का मुंह खुला का खुला रह गया। कहां से लाया तू? सब गड़बड़ हो गया जेनी। क्या मतलब? मैं तेरे बिना रहने की सोच भी नहीं सकता जेनी। मनु ने कहा। मुझे $1,00,000 का इंतजाम करना पड़ा। क्या गड़बड़ की है तूने मनु? मैंने नहीं की, लेकिन हो गई। बोल तो। फिर मनु उसे सब कुछ बताता चला गया। जेनी हक्की बक्की से उसकी बात सुनती रही। वो चुप हो गया। जेनी व्याकुल भाव से उसे देखती रही। बोली कुछ नहीं। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था तेरे को मार्शल के हाथों से निकालने का। $1,00,000 का इंतजाम मुझे करना ही था, परंतु मैंने ये नहीं सोचा था कि इस तरह सब कुछ खराब हो जाएगा। ये तूने क्या कर दिया मनु? जेनी की होठों से निकला। तो कहां से लाता मार्शल को देने के लिए $1,00,000? तूने CIA और जिन को छेड़ दिया। जिन के 2 आदमियों को तूने मारा। वे तुझे नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी वे मुझे कौन सा छोड़ने वाले थे? समझ में नहीं आता कि जिन को मेरी और माइक की मुलाकात का कैसे पता। वो जिन है, खतरनाक संस्था है इंडिया की, बेहद खतरनाक। अब तो हम घर भी नहीं जा सकते। घर और दुकान मैंने मार्शल को बेच दी है। क्या? जेनी हड़बड़ाई। हमें यहाँ से दूर भागने के लिए पैसा चाहिए था। मार्शल ने $10,000 दिए हैं। सिर्फ $10,000? जेनी ने अजीब से स्वर में कहा। हमारे लिए बहुत हैं, वरना यहाँ से भागने के लिए हमारे पास एक भी पैसा नहीं। तूने सब कुछ पहले से तय कर रखा है। जेनी बहुत चिंतित नजर आ रही थी। ये सब हमारे भले के लिए है। यहाँ हमारी जिंदगी कितनी अच्छी चल रही थी, किसी की नजर लग गई है। जेनी की आंखों में पुनः आंसू आ गए। यहाँ से निकल चलने की सोच। जिनके लोग हमको हर जगह तलाश करते फिर रहे होंगे। उन्होंने हमें ढूंढ लिया तो मार देंगे। मेरे ख्याल से वे जान चुके हैं कि मैं ड्यूक हैरी की हत्या के मामले को CIA के सामने खोल रहा हूँ। वे गुस्से में होंगे। तूने गलत किया तो तेरे को कैसे छुड़ाता? जेनी मनु को देखती रही, फिर थके स्वर में बोली। हम जहां भी जाएंगे वे हमें ढूंढ लेंगे। फिर भी हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम दूर निकल जाएं। हमारे पास $10,000 हैं। पासपोर्ट होता तो हम मनीला जा सकते। पासपोर्ट है, ले आया हूँ, तेरा भी है, लेकिन मनीला के बजाय हम इंडिया जाएं तो ज्यादा ठीक रहेगा। इंडिया? जेनी चौंकी। हाँ, जिन कभी सोच भी नहीं सकेगा कि उससे बचने के लिए हम इंडिया जा सकते हैं। अमृतसर चलेंगे, वहां मेरे बाबूजी का बहुत बड़ा घर, वहां भी चलेंगे, लेकिन पहले मुंबई। वहां काम धंधे के बारे में कुछ सोचना है। उसके बाद अमृतसर चलेंगे। लगता है विदेश में रहने का इतना ही दाना पानी लिखा था।
जैनी की आंखें भर आई। जैनी से वापस जगदीप कौर बन जाऊंगी मैं। मनु ने प्यार से जैनी का गाल थपथपाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। क्रोएशिया के एयरपोर्ट पर मनु और जैनी FIA के एजेंट की नजरों में आ गए थे, परंतु वहां भीड़ होने की वजह से एजेंट को मौका नहीं मिल पा रहा था कि वो उन दोनों को शूट कर सके। उसने मोहन सूरी को फोन किया। कहो। मोहन सूरी की आवाज उसके कानों में पड़ी। मैं एयरपोर्ट पर हूँ और मनु जैनी भी यही हैं। उन्होंने इंडिया की फ्लाइट में टिकटें बुक कराई हैं। 2 घंटे बाद वो फ्लाइट मुंबई के लिए टेक ऑफ करेगी, उसने बताया। वेग। मोहन सूरी का परेशानी भरा स्वर कानों में पड़ा। उन्हें किसी भी तरह खत्म कर दो। पागल हो क्या? एयरपोर्ट पर टाइट सिक्योरिटी है, कदम कदम पर पुलिस वाले हैं। उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। उन्हें खत्म करना जरूरी है। ये संभव नहीं, बेग ने कहा। उन्हें शूट करने का मतलब है मेरा पकड़ा जाना, जो कि ठीक नहीं होगा। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ देर बाद फोन करता हूँ। मोहन सूरी तब लीवनो में था। बेग से बात करने के बाद उसने इंडिया दीवान को फोन लगाया। कहो सूरी। दीवान की आवाज कानों में पड़ी। मनु और जैनी क्रोएशिया एयरपोर्ट पर मुंबई के लिए फ्लाइट पकड़ रहे हैं, मोहन सूरी ने बताया। मुंबई के लिए? हाँ। वे आने दो, ये तो अच्छी बात है। वे हमारे कब्जे में आ रहे हैं। दीवान के शब्द उसके कानों में पड़े। मुझे अफसोस है कि मैं उन्हें खत्म नहीं कर सका। उसने हमारे 2 एजेंटों को मारा है। अब वे हमसे बच नहीं सकते। यहाँ उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद मोहन सूरी ने बेग से फोन पर बात की। क्या पोजीशन है? वो ही। वो लाउंज में बैठे हैं और आधे घंटे तक वे भीतर चले जाएंगे। उन पर नजर रखो जब तक उनकी मुंबई के लिए फ्लाइट टेक ऑफ न कर जाए। समझ गया। उन्हें शक तो नहीं कि उन पर नजर रखी जा रही है? कोई शक नहीं, वे निश्चिंत नजर आ रहे हैं। क्या मैं उनके साथ उसी फ्लाइट में इंडिया जाऊं? नहीं, तुम अंत तक उन पर नजर रखो और फ्लाइट टेक ऑफ होते ही मुझे खबर दो। कहने के साथ ही मोहन सूरी ने फोन बंद किया और फिर लीवनो में फैले अपने एजेंटों को मनु और जैनी की तलाश से हटाने लगा। उन्हें बताया जाने लगा कि वे दोनों क्रोएशिया से इंडिया जाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। ये काम यहीं छोड़ दिया जाए। CIA का ऑफिस न्यूयॉर्क। उस वक्त शाम के 7 बज रहे थे। चीफ टॉम लैरी ने हॉल में होने वाली मीटिंग से फुर्सत पाई और अपने केबिन में आ पहुंचा। वहां 2 एजेंट बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। सॉरी दोस्तों, कुर्सी पर बैठता टॉम लैरी मुस्कुराकर बोला। तुम लोगों को इंतजार करना पड़ा। मुझे बताओ कि उस केस में तुमसे। तभी फोन बजा। दूसरी तरफ सूजी थी। कहो सूजी, चीफ लैरी ने कहा। चीफ, क्रोएशिया से कोई बात करना चाहता है। अपने बारे में वो 000 बता रहा है। लाइन दो, चीफ लैरी ने फौरन कहा। 000 डबल एजेंट था जो कि जिन के लिए काम करता था और क्रोएशिया में था, परंतु वो CIA को भी खबरें बेचकर पैसे कमाता था। तुरंत ही 000 की आवाज चीफ के कानों में पड़ी। हेलो चीफ। कहो। मुझे पता चला है कि माइक क्रोएशिया में है और वो मनु से मिलने के चक्कर में है। होगा, मुझे खबर नहीं है। उसे बताओ कि मनु और जैनी इस वक्त क्रोएशिया एयरपोर्ट पर हैं और इंडिया जाने की तैयारी में हैं। इंडिया यानी कि मुंबई। जिन को उनके मुंबई जाने की खबर है और उन्हें मुंबई में जिन शूट करेगा। तो ये खबर माइक के काम की है? चीफ ने सोच भरे स्वर में कहा। पक्का। एक रात पहले वो मनु से नाइट क्लब में मिला था और जिन के एक एजेंट को उनमें से किसी ने मारा था। मेरे ख्याल में उनकी मुलाकात तसल्ली बख्श नहीं रही होगी। माइक मनु से फिर मिलना चाहता होगा। खबर देने का शुक्रिया। मेरे डॉलर मिल जाएंगे। चीफ टॉम लैरी ने फोन बंद किया और माइक को फोन किया। माइक से बात हुई। क्या तुम मनु और जैनी के बारे में खबर लेना पसंद करोगे माइक? चीफ ने कहा। मनु के बारे में सुनना चाहूंगा। माइक की आवाज कानों में पड़ी। मनु और जैनी इस वक्त क्रोएशिया एयरपोर्ट पर मुंबई जाने वाले प्लेन में सवार होने वाले हैं। अगर तुम जल्दी करो तो उस प्लेन में शायद सीट पा लो। चीफ टॉम लैरी ने गंभीर स्वर में कहा। थैंक यू चीफ। कल रात तुमने जिन के एजेंट को मारा? मैंने नहीं चीफ। मनु ने उसके सिर से नाल लगाकर ट्रिगर दबाया था। FIA के पास इस बात की खबर थी कि हम दोनों उसी नाइट क्लब में
ड्यूक हैरी की हत्या के सिलसिले में मिलने वाले हैं। माइक की आवाज कानों में पड़ी। फिर बात करूंगा। इसके साथ ही माइक ने उधर से फोन बंद कर दिया था। प्लेन टेक ऑफ कर गया। मनु और जैनी ने चैन की सांस ली। बच गए। मनु ने मुस्कुराकर जैनी को देखा। जैनी कुछ उदास सी लग रही थी। क्या हुआ? मनु ने प्यार से पूछा। लीवनो याद आ रहा है। वहां हमने बहुत अच्छा वक्त बिताया। सच में वो अच्छी जगह थी। सब ठीक हो जाने पर हम फिर लीवनो जाएंगे। जैनी ने मनु को देखा। उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। मुंबई में हम क्या करेंगे? कोई काम ढूंढ लेंगे। उसकी तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अगर जिन को पता चल गया कि हम मुंबई में हैं तो? मनु के चेहरे पर बेचैनी झलकी। वो बोला, वहम मत पालो, नहीं पता चलेगा। वे सोच भी नहीं सकते कि हम मुंबई में हो सकते हैं। मनु और जैनी भी नहीं सोच सकते थे कि उनसे 4 सीट पीछे माइक बैठा हुआ है। प्लेन के टेक ऑफ होते ही बेग ने मोहन सूरी को फोन किया। कहो। प्लेन टेक ऑफ कर गया। मनु और जैनी उसी प्लेन में हैं। तुम्हारे लिए एक खबर और भी है। क्या? मैंने CIA जासूस माइक को भी उस प्लेन में सवार होते देखा है, बेग ने कहा। क्या? मोहन सूरी की तेज आवाज कानों में पड़ी। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्या माइक का इस मामले से वास्ता है? बहुत ज्यादा। मुझे अभी इंडिया बात करनी होगी। कपूर ने सिगरेट सुलगाई और तभी भीतर प्रवेश करते दीवान को देखा। दीवान के माथे पर बल नजर आ रहे थे। क्या हुआ? बुरा हो रहा है। जिस प्लेन से मन्नू और जैनी आ रहे हैं उसी में माइक भी है, मोहन सूरी ने बताया अभी। क्या? कपूर के माथे पर भी पल दिखने लगे। माइक उसी प्लेन में? हाँ, हम नहीं चाहते थे कि वे मिले, परंतु वो मिल गए तो माइक को और फिर अमेरिका को सब पता चल जाएगा। तो वो मनु ही है जो CIA को ऑपरेशन टू किल के बारे में बताना चाहता है। मोटी रकम ली होगी उसने, दीवान बोला। मनु और जैनी को पहले ही खत्म कर देना चाहिए था, तब ये सब न होता। दीवान के होठ भींचे रहे। लेकिन मनु और जैनी इंडिया क्यों आ रहे हैं? कुछ ठहरकर कपूर बोला। वो देश छोड़ना उनके लिए मजबूरी बन गया था, दीवान ने सोच भरे स्वर में कहा, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि FIA उन्हें नहीं छोड़ेगी। मेरे ख्याल से उन्होंने ये सोचा कि FIA ये नहीं सोच पाएगी कि वे इंडिया वापस आ सकते हैं। शायद यही बात होगी। मैं माइक के बारे में सोच रहा हूँ। दीवान ने कपूर को देखा। माइक को खत्म कर देना चाहिए। CIA चुप नहीं बैठेगी उसकी मौत पर। मनु और जैनी भी खत्म हो जाएंगे। राघव तीरथ को तुली खत्म करने गया हुआ है। उसके बाद हम तुली को शूट कर देंगे। ऐसे में CIA को कुछ भी पता नहीं चल पाएगा कि ऑपरेशन टू किल को किसने अंजाम दिया होगा। CIA जानती है कि FIA ने ये सब काम किया है, यानी कि हमने तो, परंतु उसके पास सबूत नहीं है। माइक सबूतों को ढूंढ रहा है। मेरी मानो तो माइक को भी खत्म कर देते हैं। एकदम फैसला लेना ठीक नहीं होगा। क्या पता CIA के लोग माइक पर भी नजर रख रहे हों। माइक को भी इस बात का खतरा होगा कि उसे भी खत्म किया जा सकता है, दीवान ने कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। FIA के निशानेबाज माइक को चुपके से खत्म कर देंगे दीवान। अभी मुझे सलाह मत दो, सोचने दो। वो फ्लाइट मुंबई कब पहुंचेगी? दोपहर 3 बजे, कपूर बोला। प्लेन में माइक और मन्नू घुट घुट कर बातें करेंगे। मन्नू उसे आराम से एक एक बात बताएगा। माइक जब प्लेन से उतरेगा तो ऑपरेशन टू किल के बारे में सब कुछ जान चुका होगा। मेरे ख्याल से वो मन्नू और जैनी को एयरपोर्ट से सीधा अमेरिकन एम्बेसी ले जाएगा। ऐसा हुआ तो फिर वे हमारे हाथ नहीं लग पाएंगे। उसके बाद माइक राघव और तीरथ को तलाश करेगा। कहने के साथ ही कपूर ने फोन निकाला और तुली के नंबर मिलाने लगा। तुली से बात हो गई। काम खत्म किया? अभी नहीं, लेकिन आज शायद राघव का काम हो जाए। मैं उसके बाहर आने के इंतजार में हूँ। तुली की आवाज कानों में पड़ी। मनु और जैनी दोपहर तक मुंबई पहुंच रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कपूर? उसी प्लेन में CIA जासूस माइक भी है। यात्रा के दौरान मनु माइक को सब बता रहा होगा। ये तो बहुत गलत हुआ। क्या वो मनु ही था जो माइक से नाइट क्लब में मिलने जा रहा था? हालात के हिसाब से मनु ही था। ये बात बताकर तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। राघव और तीरथ को जल्दी खत्म करो।
माइक मुंबई पहुंचकर उनकी तलाश करेगा। कपूर ने कहकर फोन बंद किया और दीवान को देखता कह उठा, माइक, मनु और जेनी को संभालने के लिए हमें तुरंत अपने एजेंटों की मीटिंग बुलानी चाहिए। बुलाओ, दीवान गंभीर स्वर में बोला। हमें अपनी घेराबंदी तैयार करनी होगी। प्लेन को आसमान में पहुंचे 2 घंटे हो चुके थे। अब तक सब यात्रियों की जरूरत पूरी करके एयर होस्टेज ने फुर्सत पा ली थी। एक एयर होस्टेज उस वक्त एक यात्री के पास जा रही थी क्योंकि उसने अभी अभी कॉल स्विच दबाया था। विमान में पूरी तरह शांति थी। तभी माइक अपनी जगह से उठा और मनु जेनी की सीट की तरफ बढ़ने लगा। मनु जेनी ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था। उनकी आंखें बंद थी, सिर पुष्ट से टिके थे। दोनों के चेहरों पर बहुत हद तक सुकून के भाव थे। माइक ने पास पहुंचकर मनु के कंधे को छुआ। मनु ने उसी पल आंखें खोली तो सामने माइक को खड़े पाया। 2 पल तो वो न समझने वाले भाव में माइक को देखता रह गया। फिर उसके शरीर में चींटियां रेंगती चली गई। जेनी का हाथ उसी पल छोड़ दिया। जेनी ने आंखें खोली। माइक मीठी मुस्कान के साथ मनु को देखे जा रहा था। मनु हक्का पक्का था। माइक के प्लेन में होने की कल्पना नहीं कर सकता था वो। कौन है ये? जेनी ने मनु से पूछा। माइक, वो सीआईए वाला? जेनी घबरा उठी। हाँ। मनु की निगाह एकटक माइक पर थी। तभी माइक धीमे स्वर में बोला, मुझसे घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैंने सोचा तुम प्लेन में मिलना पसंद करोगे, इसलिए आ गया। क्या तुम जेनी को मेरी सीट पर जाने को कहोगे ताकि हम आराम से बैठकर बातें कर सकें? जेनी यहीं रहेगी। मनु के होठ हिले। तुम सामने वाली सीट पर बैठ जाओ, वो खाली है। माइक पास ही खाली सीट पर बैठ गया। ये यहाँ कैसे आ गया? जेनी धीमे स्वर में बोली। पता नहीं। मनु खुद परेशान हो गया था माइक की मौजूदगी को लेकर। तुमने डॉलरों के बारे में पता लगा लिया होगा कि वो असली ही है, माइक बोला। तुम मेरे डॉलर लेकर भाग रहे थे, वो वहीं छूट गए। मैं नहीं मानता। सच मानो, जिनको पता लग गया कि मैं तुमसे मिलने की कोशिश में हूँ, वे लोग मेरे पीछे पड़ गए मुझे मारने के लिए। डॉलर वहीं रह गए और मुझे जान बचाते हुए भागना पड़ा। तुम भागकर वहां जा रहे हो जहां एफआईए का हेडक्वार्टर है। एफआईए, जिनका नया नाम है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ओह, मैं नहीं जानता था। मनु विचलित स्वर में कह उठा। तुम्हें इंडिया नहीं जाना चाहिए था। मुझे फोन करते, मैं तुम दोनों के लिए अमेरिका जाने का इंतजाम कर देता। फोन करने की फुर्सत नहीं मिली। मैं खतरे में था। छोड़ो इन बातों को, अब हम काम की बातें करें, माइक बोला। काम की बातें? 10 लाख डॉलर वाली बात। यहाँ हमारे पास वक्त है, फुर्सत है। बातों के बीच कोई समस्या भी नहीं आएगी। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, मनु ने शुष्क स्वर में कहा। क्यों? तुमसे बात करके मैंने अपने को खतरे में डाल दिया है। मनु ने मुंह फेर लिया। मैं तुम्हारे बुलावे पर अमेरिका से क्रोशिया आया हूँ ताकि ड्यूक हैरी की हत्या का सच जान सकूं। चीफ ने मुझे बताया था कि तुम भी हत्यारों में शामिल थे। क्या ये सच है? सीधी तरह बात करो मुझसे, माइक ने कहा। कोई बात नहीं होगी, मनु बोला। तुमने मुझसे 1 लाख डॉलर लिए हैं। वो नकली डॉलर थे, वहीं छूट गए। मैं खाली हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अब भी 10 लाख डॉलर दे सकता हूँ, माइक बोला। अब? प्लेन में? मनु ने उसे देखा। प्लेन से उतरकर अमेरिकन एम्बेसी से लेकर तुम्हें दे दूंगा, मुंबई में। तभी जेनी फुसफुसाकर कान में बोली, नहीं मनु, हमने इसे कुछ नहीं बताना है। मनु ने जेनी का हाथ थपथपाया और गर्दन घुमाकर माइक को देखा। सच बात तो ये है कि मैंने अपना प्रोग्राम बदल दिया है। तुम्हें कुछ भी बताना नहीं चाहता। जेनी ने तुम्हारे कान में क्या कहा? माइक बोला। मेरी बात तुमने सुन ली होगी। अब उठकर अपनी सीट पर चले जाओ, मनु ने उखड़े स्वर में कहा। अपनी बात से तुम पीछे हट रहे हो तो क्या कर लोगे तुम मेरा? मनु धीमे स्वर में गुर्रा उठा। तुम? माइक ने सिर हिलाकर कहा। क्यों नहीं बताना चाहते मुझे? मैंने इरादा बदल दिया है। माइक 2 पल उसे देखने के बाद कह उठा। ठीक है, अब मैं दूसरे ढंग से तुमसे बात करता हूँ। तुम क्या समझते हो कि प्लेन में बैठकर तुम सुरक्षित हो गए, जिनसे बच निकले हो? ऐसा सोचते हो तो गलत सोचते हो। क्या मतलब? मुझे अपने चीफ से पता चला है कि तुम दोनों इंडिया जा रहे हो। जानते हो,
चीफ को तुम्हारे बारे में कैसे पता चला? कैसे? CIA को FIA के उस एजेंट ने बताया होगा जो कि डबल एजेंट है, यानी कि वो जिन का एजेंट है, परंतु डॉलरों की खातिर CIA को खबरें बेचता है। क्रोएशिया स्थित FIA के 2 आदमी CIA को खबरें देते हैं। तुम झूठ बोलते हो। कसम से सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि जिन को भी पता है कि तुम इस प्लेन में सवार हो और मुंबई पहुंच रहे हो। इस भ्रम में मत रहो कि FIA तुम्हारी स्थिति के बारे में नहीं जानती। तुम मुझे डरा रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुमने मेरा विश्वास न किया तो मुंबई एयरपोर्ट पर तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मनु होठ भींचे माइक को देखने लगा। ये बकवास करके हमारा मुंह खुलवाना चाहता है कि हम उसे। तुम चुप रहो, माइक ने जेनी से कहा। मुझे इससे बात करने दो। मैं तुमसे बात नहीं कर रही, जेनी ने तीखे स्वर में माइक से कहा। मनु अभी तक माइक को देखे जा रहा था। मेरी बात का भरोसा करो, माइक बोला। मैं सच कह रहा हूँ। FIA को पता है कि तुम इस प्लेन में हो। तो माइक के होठ खुले। तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें अपना मुंह खोलने के 10 लाख डॉलर मिल रहे हैं। मैं तुम दोनों को अमेरिका में सेटल करा दूंगा और मुंबई में भी बचा लूंगा। मेरे एक फोन पर एयरपोर्ट पर तुम दोनों की सुरक्षा के इंतजाम हो जाएंगे। FIA तुम्हारे पास भी नहीं फटक सकेगी। मुझे अपना दोस्त समझो। ये तो स्पष्ट है कि FIA तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। वे तुम्हारे पीछे लग चुके हैं। मनु के होठ भींच गए। CIA से हाथ मिला लेने में ही तुम्हारा भला है। मेरे से दोस्ती कर लो और सब बता दो। कह लिया या अभी बाकी है? मनु ने भिजे स्वर में कहा। तुम्हें अब तक हालात को समझ जाना चाहिए। मैं तुम्हें। यहाँ से उठो और अपनी सीट पर चले जाओ, वरना मुझे एयर होस्टेस को कहना पड़ेगा कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो। माइक ने गहरी सांस ली और मुस्कुरा पड़ा। मेरी बात को तुम हल्के से ले रहे हो, माइक उठते हुए बोला। मुंबई एयरपोर्ट पर अंजाम देख लेना अपना। इस बीच तुम्हें अक्ल आ जाए तो मेरे से बात कर लेना, कहकर माइक चला गया। तुम इसकी बातों में मत फंसना मनु, जेनी कह उठी। ये किसी भी तरह तुम्हारा मुंह खुलवाना चाहता है। जानता हूँ। मनु के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, जेनी ने पुनः कहा। मुंबई एयरपोर्ट पर कैसे भी हो इससे पीछा छुड़ा लेंगे हम, मनु ने दृढ़ता से कहा। RDX, राघव, धर्मा और एक्स्ट्रा आज फुर्सत में थे। बीती शाम ही काम खत्म करके लौटे थे और रात भर उन्होंने गहरी नींद ली थी। कई दिनों की चढ़ी थकावट उतारने की चेष्टा की। दिन में 11 बजे वे उठे। एक्स्ट्रा ने कॉफी बनाई। किचन में सामान खत्म हुआ पड़ा है। राघव कॉफी का घूंट भरते कह उठा। जो बाहर जाएगा लेकर आएगा। ब्रेड, मक्खन, केक, बिस्कुट, बर्गर, पिज्जा, बियर। इसके अलावा कुछ याद आए तो वो भी लेता है। मैं आराम करने के मूड में हूँ, धर्मा बोला। मैं भी, एक्स्ट्रा कह उठा। जाना कौन चाहता है? राघव मुस्कुरा पड़ा। जिसे ज्यादा भूख लगेगी वो ही बाहर जाएगा। कॉफी समाप्त हुई तो धर्मा कह उठा। मजा नहीं आया, मैं बढ़िया कॉफी बनाता हूँ। कॉफी भी खत्म होने जा रही है, राघव कह उठा। धर्मा किचन की तरफ बढ़ गया। राघव ने सिगरेट सुलगाई। इस बार तो बहुत थक गए, एक्स्ट्रा कह उठा। हाँ, एक बार तो मुझे महसूस होने लगा था जैसे हम काम पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन सब ठीक रहा। एक्स्ट्रा कुछ कहने लगा कि उसका फोन बजने लगा। हेलो, एक्स्ट्रा ने फौरन बात की। जगन बोलता हूँ, उधर से आवाज आई। बोल जगन। राघव की नजरें एक्स्ट्रा पर जा पहुंची। उधर धर्मा किचन के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ था। मैंने कई बार फोन किया लेकिन तुमने बात नहीं की, व्यस्त थे। अब फुर्सत है, तू बात कर। मैं झगड़ा खत्म करना चाहता हूँ। जगन की आवाज कानों में पड़ी। तूने ही शुरू किया था। हमने तेरा काम जान पर खेलकर पूरा किया था। तूने कहा था कि तुम्हारी पसंद के हिसाब से काम पूरा किया तो 3 करोड़ देगा। बोल, हमने काम तेरी पसंद के हिसाब से पूरा किया या नहीं? एक्स्ट्रा का स्वर शांत था। हाँ, बढ़िया काम किया। तेरे को 3 करोड़ देना चाहिए था, परंतु तूने 1.5 करोड़ भिजवा दिया। क्यों? उसी के वास्ते तो मैंने कई बार फोन। अब बोल, बाकी का 1.5 करोड़ मैं देने को तैयार हूँ। पहले क्यों नहीं दिया? जो बीत गया उसे भूल जा। मॉडर्न रोड पर मेरा आदमी मिलेगा, कपिल सर्विस सेंटर के बाहर। उससे 1.5 करोड़ ले लेना। कितने बजे ये बता दो। अब 12 बज रहे हैं। एक्स्ट्रा के होठ से खुड़े।
सामने बैठे राघव को देखा। 2 बजे ठीक रहेगा? ठीक है। बात खत्म हो गई। एक्स्ट्रा ने फोन बंद करके राघव से कहा, जगन बाकी का 1.5 करोड़ बहुत शराफत से हमारे हवाले करने को कह रहा है, जबकि वो इतना शरीफ है नहीं। गड़बड़ करेगा जगन, किचन के दरवाजे पर खड़े धर्मा ने कहा और पलटकर किचन में चला गया। राघव ने कश लिया। हम में से एक पैसा लेने जाएगा, दूसरा पीछे से उस पर नजर रखेगा। एक्स्ट्रा बोला। मैं पैसा लेने जाऊंगा, राघव ने कहा, और मैं पीछे से राघव पर नजर रखूंगा। कॉफी के प्याले थामे धर्मा भीतर प्रवेश करता कह उठा, वापसी पर मैं किचन और फ्रिज का सामान भी लेता आऊंगा। राघव कॉफी का प्याला उठाता बोला। एक्स्ट्रा ने कॉफी का प्याला उठाया और घूंट भरने के बाद प्याला थामे उठ खड़ा हुआ। घर कई दिनों से बंद रहा है, मैं इसकी साफ सफाई करूंगा। इसके साथ ही वो खिड़की पर पहुंचा और खिड़की खोली। कॉफी का घूंट भरते हुए बाहर नजरें दौड़ाने लगा। 3 महीने पहले ही ये फ्लैट उन्होंने लिया था। पहले वाला फ्लैट इंस्पेक्टर वानखेड़े की निगाहों में आ गया था, इसलिए वो छोड़ना पड़ गया था। ये 4थी मंजिल पर था और सामने की सड़क स्पष्ट नजर आ रही थी। वाहन आ जा रहे थे। कॉफी का घूंट भरते एक्स्ट्रा की निगाह यूं ही उस कार पर जा टिकी जो सड़क के उस पार किनारे लगी खड़ी थी। उस कार की ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं था। पीछे वाला शीशा आधे से कम खुला दिखा। एक्स्ट्रा की निगाह वहां से हटकर इधर उधर जाने लगी। उसके बाद पुनः नजरें कार पर गई। कई पलों तक वो कार के पीछे वाले थोड़े से खुले शीशे को देखता रहा, फिर पलटा और वापस घूम गया। धर्मा और राघव कॉफी के घूंट ले रहे थे। धर्मा कह रहा था उसे, हमें अब नहाना धोना शुरू कर देना चाहिए, थके हुए हैं, निकलने में भी वक्त लगेगा। कॉफी खत्म करके उठता हूँ, राघव ने कहा। राघव एक्स्ट्रा खुली खिड़की की चौखट से टेक लगाकर कह उठा। सामने सड़क पार नीले रंग की कार खड़ी है। उसकी ड्राइविंग सीट पर कोई नजर नहीं आ रहा और पीछे का शीशा थोड़ा सा नीचे गिरा हुआ है। दूसरे कमरे की जरा सी खिड़की खोलकर दूरबीन से कार को चेक कर, वो कार जगन का जाल भी हो सकती है। राघव फौरन उठा और दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया। तू खिड़की से हट, धर्मा तेज स्वर में बोला, तेरे को खतरा हो सकता है। एक्स्ट्रा वहीं खड़ा कॉफी का घूंट भरते बोला, अगर उस कार में कोई है तो उसकी निगाह मेरी तरफ ही रहेगी। दूसरे कमरे से देखते राघव को नहीं देख पाएगा वो। मेरा वहम भी हो सकता है, परंतु ऐसे वहम कभी कभी बहुत खतरनाक इत्तेफाक बन जाते हैं। धर्मा ने गहरी सांस ली। बेचैनी से वो एक्स्ट्रा को देखता रहा। तभी राघव ने वापस कमरे में कदम रखा। उसके हाथ में पावरफुल दूरबीन थमी थी। खिड़की से हट जा, राघव दांत भींचे बोला। वो पीछे वाली खिड़की पर गन के साथ बैठा है। एक्स्ट्रा तुरंत खिड़की से हट गया। खिड़की खुली रही। तीनों की नजरें मिली। गन? धर्मा की आंखें सिकुड़ गई। हाँ, राघव ने सिर हिलाया। पीछे वाली खिड़की का शीशा थोड़ा सा नीचे है। शीशे के किनारे पर गन की नाल अटका रखी है, जिसका रुख इधर ही खिड़की की तरफ है। और उसने मुझे शूट नहीं किया, उसके पास मौका था, एक्स्ट्रा बोला। शायद वो मेरा या राघव का निशाना लेना चाहता होगा, धर्मा बोला। कौन होगा वो? एक्स्ट्रा के दांत खींच गए। जगन ने इंतजाम कर रखा होगा हमें शूट करने का। राघव ने एक्स्ट्रा को देखा। ऐसा होता तो वो मुझे शूट कर चुका होता, एक्स्ट्रा ने कहा। जगन से बात करके देखता हूँ, धर्मा ने कहा। ये गंभीर बात है, हमें हर हाल में जानना है कि वो है कौन जो हमें मारना चाहता है। धर्मा ने जगन को फोन किया। कहो, जगन की आवाज कानों में पड़ी। तूने क्या सोचा कि तू हमें खत्म कर देगा? धर्मा गुर्रा उठा। क्या मतलब? हमारे घर के बाहर तूने गनमैन छोड़ रखे हैं कि हम बाहर निकलें तो वे हमें शूट कर दें, और पैसे देने को कहकर तू हमें घर से बाहर निकाल रहा है। तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू हमें खत्म करने की सोचे? धर्मा की आवाज में खतरनाक भाव आ गए थे। जगन की तरफ से कोई आवाज नहीं आई। अब तू मरेगा मेरे हाथों से, तेरी मौत। धर्मा, जगन ने टोका। मैंने ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया। झूठ बोलता है साले, तेरी तो। मेरी बात सुन धर्मा, जगन का शांत स्वर कानों में पड़ रहा था। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं तुम लोगों को मारने की सोच भी नहीं सकता। ये कोई और मामला है, उससे निपटो। जब फुर्सत मिले तो पैसों के लिए मुझे फोन कर देना। वो तेरे भेजे आदमी नहीं।
नहीं, जरा भी नहीं। कसम से उन सालों को पकड़ के पूछ लेना, मेरा कोई नाम ले ले तो मेरा गला काट देना। धर्मा ने फोन बंद करके गहरी सांस ली। जगन कहता है कि ये सब उसने नहीं किया। वो कार चली गई तो समझना जगन का ही आदमी था वो, राघव ने कहा। कार में कितने हैं? एक्स्ट्रा ने पूछा। पता नहीं, एक या दो हो सकते हैं। कार के भीतर ठीक से नजर नहीं आया, राघव ने बताया। आधा घंटा और बीता, कार वहीं खड़ी रही। वो जो भी है जगन का भेजा नहीं है, राघव ने कहा। जगन का होता तो हमारे फोन करने के बाद जगन उसे वापस बुला लेता। तैयार होकर निकलो यहाँ से, धर्मा कह उठा। हमें इस तरह बाहर निकलना है कि वो हमें देख ले, लेकिन उसे गोली चलाने का मौका न मिले। यहाँ पर हम कोई शोर शराबा नहीं होने देना चाहते। उसे यहाँ से दूर ले जाना है, वो हमारे पीछे आएगा। हो सकता है उसके और साथी भी दाएं बाएं हो, एक्स्ट्रा ने कहा। हमें सतर्क रहना है, राघव ने कहा। हम 2 कारों का इस्तेमाल करेंगे। पहली कार में मैं निकलूंगा, मेरी कार के पीछे तुम दोनों की कार होगी। वो जो लोग भी हैं उन्हें घेरना है हमने। वो तुली था, पीछे वाली सीट पर टेलीस्कोप लगी गन के साथ मौजूद था सुबह से। आरडीएक्स के फ्लैट का नंबर उसके पास था। उसी से उसने जान लिया था कि उस फ्लैट की 2 खिड़कियां बाहर की तरफ पड़ती हैं, तो वो गन और कार के साथ सड़क के किनारे टिक गया था, इस आशा से कि शायद वे लोग खिड़की खोलें। राघव खिड़की पर दिखे तो उसे वो यहीं से आसानी से शूट कर देगा। लंबे इंतजार के बाद उसने एक खिड़की खुलती देखी, परंतु खिड़की पर राघव नहीं था, वो एक्स्ट्रा था। तुली समझ गया कि ये धर्मा या एक्स्ट्रा हो सकता है। राघव के इंतजार में वो टेलीस्कोप पर आंख टिकाए रहा कि शायद वो भी खिड़की पर आ जाए। तुली इंतजार करता रहा, परंतु कुछ देर बाद उसने एक्स्ट्रा को खिड़की से हटते पाया। खिड़की खाली हो गई। वो राघव के नजर आने का इंतजार करता रहा, परंतु टेलीस्कोप में खिड़की खाली ही नजर आती रही। टेलीस्कोप के सहारे देखने पर जो खिड़की इतनी करीब नजर आ रही थी कि जैसे हाथ बढ़ाकर वो खिड़की को छू सकता हो। इंतजार लंबा होता चला गया, परंतु राघव खिड़की पर नहीं दिखा। तभी आधा इंच टेलीस्कोप घुमाकर उसने दूसरी खिड़की को देखा। उसी पल तुली के मस्तिष्क को झटका लगा, उसके होठ सिकुड़ गए। दूसरी खिड़की का एक पल्ला करीब 3 इंच खुला हुआ था। वे सुबह से ही दोनों खिड़कियों पर नजर रख रहा था और दावे के साथ कह सकता था कि वो खिड़की पहले पूरी बंद थी, लेकिन अब 3 इंच खुली हुई थी। तुली ने गहरी सांस ली। वो समझ गया कि उन्हें उसकी मौजूदगी का एहसास हो गया है। वो सतर्क लोग हैं। दूसरी खिड़की के थोड़ा सा खुले होने का मतलब है कि उसे वहां से देखा गया है, शायद दूरबीन से, परंतु तुली को वहां से हटना गवारा नहीं था। ये इमरजेंसी थी। राघव को फौरन खत्म करना जरूरी था। माइक क्रोशिया से मुंबई के लिए उड़ चुका है। प्लेन में मनु और जैनी भी हैं। उनमें बात हो चुकी होगी और माइक राघव और तीरथ को ढूंढेगा। उससे पहले ही दोनों को खत्म कर देना जरूरी था। माइक के हाथ कुछ नहीं लगना चाहिए। तुली के लिए खतरा पड़ गया था, जबकि वे लोग उसकी मौजूदगी का एहसास पा चुके हैं। वो आरडीएक्स हैं, तीनों खतरनाक हैं। तुली को उनके खतरनाक होने का पूरा अंदाजा था। यूं तो उसे इन तीनों का कोई डर नहीं था। वो खुद भी कम खतरनाक नहीं था, परंतु वक्त कम था और बिना शोर शराबे के वो ये काम निपटा देना चाहता था। इसलिए इस काम में वो पूरी तरह सतर्कता बरत रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि 2-3 सेकंड के लिए भी राघव दिखा तो वो उसे शूट कर देगा। तुली का टेलीस्कोप पर आंख लगाए इंतजार किसी तपस्या से कम नहीं था। वक्त बीतने लगा। दोपहर का 1 बज गया। तुली शांत स्थिर था। वो जानता था कि इंतजार कितना भी लंबा हो सकता है। ऐसे मौकों पर उसे संयम बनाए रखना चाहिए। साथ ही वो इस बारे में निश्चिंत होने लगा कि आरडीएक्स को उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ है। वो खिड़की यूं ही खोली गई होगी, क्योंकि 1-1.5 घंटा बीत जाने पर उनकी तरफ से कोई हरकत नहीं हुई। उसकी मौजूदगी का उन्हें पता चला होता तो वह उतनी देर चुप ना बैठते। तभी तुली ने फ्लैटों के मुख्य गेट से एक कार बाहर निकलती देखी। मात्र क्षण भर के लिए ड्राइविंग सीट पर बैठे राघव की झलक मिली। वो कार में अकेला था। तुली ने फुर्ती से गन का मुंह उसकी तरफ घुमाया, लेकिन इतने ही वक्त में कार में बैठा राघव
आगे निकल गया था। बच गया, तुली बड़बड़ाया और गन को सीट पर रखकर फुर्ती से दरवाजा खोला और बाहर निकलकर आगे का दरवाजा खोलते हुए स्टीयरिंग सीट पर जा बैठा। कार स्टार्ट की और राघव की कार की तरफ दौड़ा दी। सड़क पर और वाहन भी थे। तुली सावधानी से ड्राइव कर रहा था। वो राघव तक पहुंचने की कोशिश में था। राघव की कार 3-4 कारों के पार आगे थी। तुली ने जेब में रखी रिवॉल्वर निकालकर गोद में रख ली। वो निश्चिंत था, ये सोचकर कि अब राघव उसके हाथों से नहीं बच सकता। किसी भी वक्त उसे मौका मिल सकता है उसे शूट करने का। तभी तुली की निगाह बैक मिरर पर गई। तुली की आंखें सिकुड़ी। उसने अपने एक कार पीछे वाली कार में एक्स्ट्रा की झलक पा ली थी। तो ये बात है, तुली बड़बड़ा उठा। उसके चेहरे पर सख्ती आ गई। आरडीएक्स मेरी मौजूदगी के बारे में जान चुके हैं और ये सब मुझे घेरने का प्लान था। कोई बात नहीं, मेरा शिकार मेरे सामने है, उसका काम तो कर ही दूंगा। धर्मा और एक्स्ट्रा की नजरों में नहीं आना चाहता था मैं। बात खुली गई है तो इन्हें भी शूट कर दूंगा। सड़क पर खामोशी से मौत का खेल जारी था। तभी आगे लाल बत्ती होती दिखी। कारें रुकने लगी। तुली ने राघव की कार भी रुकते देखी। काम का वक्त आ गया था, परंतु पीछे वालों से भी सावधान रहना था। तुली ने भी कार रोकी और गोद में रखी रिवॉल्वर थामे दरवाजा खोलकर बाहर निकला और तेजी से राघव की कार की तरफ बढ़ा। चेहरे पर मौत के सर्द भाव थे। एक निगाह पीछे डाली तो धर्मा और एक्स्ट्रा को भी कार से निकलते देखा। वक्त कम था। पीछे आ रहे वे दोनों उसके लिए परेशानी पैदा कर सकते थे। उन दोनों को पीछे रोकने के लिए तुली ने रिवॉल्वर पीछे करके गोली चला दी, जो कि किसी को नहीं लगी। परंतु धर्मा एक्स्ट्रा के आगे बढ़ने की रफ्तार थमी। वे कारों की ओट में हो गए थे। इधर तुली राघव की कार के पास पहुंचा। उधर राघव ने फायर की आवाज सुनी तो उसी पल दरवाजा खोलकर बाहर निकला। तुली सामने था। दोनों की नजरें मिली। तुली, राघव के होठों से निकला। गोली चलाते चलाते तुली पल भर के लिए उसके पुकारने पर अचकचा गया। उसी क्षण राघव की ठोकर तुली के रिवॉल्वर वाले हाथ पर पड़ी। रिवॉल्वर तुली के हाथों से निकल गया। तुली बेहथियार हो गया। वो धर्मा एक्स्ट्रा को नहीं भूला था, उनसे भी बचना था। तुली ने बिना वक्त गवाए राघव के चेहरे पर जोरदार घूंसा लगाया और पलटकर वाहनों से भरी सड़क पार करता भाग खड़ा हुआ। एक्स्ट्रा! तभी धर्मा की ऊंची आवाज सुनाई दी। छोड़ना मत, पकड़ उसे। राघव ने एक्स्ट्रा को सड़क पार करते हुए तुली के पीछे भागते देखा। तुली हाँफ रहा था, सांसों को सामान्य करने की चेष्टा में लगा था। एक्स्ट्रा से वो कठिनता से बच पाया था। इस वक्त वो एक जगह पार्क की हुई कारों के बीच एक कार से टेक लगाए खड़ा था। वो असफल हो गया था, परंतु वो जानता था कि ऐसे काम कई बार ठीक मौके पर बिगड़ जाते हैं। वो जानता था कि अगली बार सफल हो जाएगा। ऐसा होने को वो असफल होना नहीं मानता था। राघव उसे पहचान गया था। उसे तुली कहकर पुकारा था। तो क्या उसकी याददाश्त मिटाई नहीं गई पूरी तरह? क्या उसे याद था सब? अपनी हालत पर काबू पाकर उसने फोन निकाला और डॉक्टर अकरम को फोन किया। बात हुई। डॉक्टर, तुली बोला, तुमने 8 साल पहले 2 लोगों की याददाश्त का थोड़ा सा हिस्सा मिटाया था। उनके नाम क्या थे? डॉक्टर अकरम की आवाज कानों में पड़ी। राघव और तीरथ। हाँ, याद आया। क्या कहना चाहते हो? राघव ने मुझे पहचान लिया है, मेरा नाम लेकर पुकारा मुझे। तुमने शायद अपना काम ठीक से नहीं किया था। और क्या कहा राघव ने? मैं नहीं जानता, उससे मेरी बात नहीं हो सकी। कभी कभी ऐसा हो जाता है, चेहरा या नाम याद रह जाता है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि और कुछ उसे याद नहीं होगा। क्योंकि इस बात को 8 साल बीत चुके हैं, तो हो सकता है जो यादें उसके मस्तिष्क में ही दबा दी गई थी, वे बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही हों। ऐसे में कभी कभार थोड़ा सा कुछ याद आ जाता है, लेकिन सब कुछ याद नहीं आ सकता। क्या सच में सब कुछ याद नहीं आ सकता डॉक्टर? तुली गंभीर था। कुछ पल ठहरकर डॉक्टर अकरम की आवाज कानों में पड़ी। सब कुछ भी याद आ सकता है तुली, अगर उस इंसान की इच्छा शक्ति बहुत तेज हो तो। तुली ने गहरी सांस ली। फोन काटकर उसने कपूर को फोन किया। काम हो गया? कपूर की आवाज कानों में पड़ी। होते होते रह गया। कैसे? तुली ने कम शब्दों में सारी बात बताकर कहा।
मेरी कार वहां से उठवा लो, उसके भीतर गन भी है और मैं इस वक्त जहां हूं यहाँ मुझे एक कार और रिवॉल्वर चाहिए। इसके साथ ही तुली ने बताया कि वो कहाँ है। अब मैं पहले तीरथ को शूट करूंगा, तब आरडीएक्स भी निश्चिंत हो जाएंगे कि मैं उनके पीछे नहीं हूं, तो तब राघव का निशाना लूंगा। तुम लेट हो रहे हो तुली, एफआईए को ये काम जल्दी चाहिए। जल्दी ही होगा, तुली ने होठ भींच कर कहा। मैं उसे पहचानता हूँ, वो तुली था, राघव कह रहा था, लेकिन वो कौन है ये मुझे याद नहीं। ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें याद न रहे कि वो कौन है? एक्स्ट्रा ने तेज स्वर में कहा। मुझे सच में उसके बारे में याद नहीं आ रहा, राघव ने परेशान स्वर में कहा। तुम किसी को इस हद तक कैसे भूल सकते हो कि तुम्हें उसके नाम के अलावा कुछ भी याद न रहे? धर्मा बोला। ये तो हैरानी से भी बढ़कर बात है। तुम्हें तुली के बारे में सब कुछ याद आ जाना चाहिए। याद नहीं आ रहा, राघव ने गहरी सांस लेकर कहा। इस वक्त आरडीएक्स अपने फ्लैट पर मौजूद थे। दोपहर के 3:30 हो रहे थे। राघव ने परेशानी से भरी मुद्रा में सिगरेट सुलगाई। एक्स्ट्रा टहलता हुआ सोच भरे स्वर में कह उठा। वो तुली किसी शैतान से कम नहीं था। मेरे हाथ से बच निकलना संभव ही नहीं था। मुझे पूरा भरोसा था कि मैं उसे पकड़ लूंगा। एक बार तो सिर्फ 5-7 कदम का फासला हम में रह गया था। मैं उसे पकड़ लेता, लेकिन वो तो जैसे शिकारी कुत्ते की तरह दौड़ रहा था। बहुत फुर्तीला था वो। ऐसे लोग खतरनाक होते हैं। वो ये भी जानता है कि हम यहाँ रहते हैं, धर्मा बोला, लेकिन उसका शिकार सिर्फ राघव है। वो राघव को शूट करना चाहता है। धर्मा और एक्स्ट्रा ने एक दूसरे को देखा। यानी वो राघव का दुश्मन है, बोला एक्स्ट्रा। तुम ठीक कहते हो, वो राघव को मारना चाहता है। मुझे मारना होता तो वो तभी शूट कर सकता था जब मैं खिड़की पर खड़ा था। उसे तुम्हारी भी परवाह नहीं, वो राघव के पीछे था। तब वो ये भी जानता था कि हम उसके पीछे आ रहे हैं, लेकिन वो डरा नहीं, राघव के पीछे ही रहा। इस तरह तो पेशेवर हत्यारे ही काम करते हैं, धर्मा ने कहा। राघव ने सिगरेट ऐश ट्रे में मस ली और दोनों हाथों से सिर थाम लिया। उसकी आंखें बंद थी और चेहरे पर परेशानी की लकीरें थी। दिमाग पर जोर देता वो याद करने की चेष्टा में लगा था। हम ये सोच सकते हैं कि किसी ने राघव की हत्या की सुपारी दी है, धर्मा पुनः बोला। राघव ही क्यों, हम क्यों नहीं? एक साथ तो काम करते हैं हम। एक्स्ट्रा ने उसे देखा। धर्मा के पास कहने को कोई जवाब नहीं था। राघव अभी तक उसी मुद्रा में बैठा था। वो राघव को मारने की फिर कोशिश करेगा, एक्स्ट्रा ने दांत खींचकर कहा। हाँ, मुझे नहीं लगता कि वो हार मानेगा। वो हाथ लग जाता तो सब ठीक हो जाता। एक्स्ट्रा गुस्से से भरा था। इस बार वो नई तैयारी से काम करेगा। उसका लक्ष्य सिर्फ राघव है। हमें सतर्क रहना होगा कि वो किसी भी कीमत पर राघव को मारने में सफल न हो सके। जब कोई किसी की जान लेने के लिए पीछे लग जाता है तो उसका कोई ना कोई वार सफल होकर ही रहता है। तब देर तक खुद को नहीं बचाया जा सकता। इसलिए जरूरी है कि हम उसे वार करने से पहले ही ढूंढ निकालें। नहीं ढूंढ सकते, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। एक्स्ट्रा ने इनकार में सिर हिलाया। यही तो समस्या है कि तीरथ, मनु, जैनी, तुली, राघव के होठों से निकला। दोनों की निगाह राघव पर जा टिकी। राघव की आंखें खुली थी। उसने दोनों हाथों से सिर थाम रखा था। क्या कहा तुमने? एक्स्ट्रा के होठों से निकला। तीरथ, मनु, जैनी, तुली, राघव के होठ हिले। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। हम सब किसी काम से एक साथ ही थे। धर्मा और एक्स्ट्रा की नजरें मिली। तीरथ, मनु, जैनी, तुली, धर्मा कह उठा। हमने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें ये चारों नाम हो। काम किया है, राघव ने दृढ़ता भरे स्वर में कहा। हम सब साथ थे। धर्मा ठीक कहता है कि हमने इन चारों नामों से वास्ता रखता कोई काम नहीं किया है। किया है, राघव गुस्से से चीख उठा। किया है काम। काम न किया होता तो मुझे इनके नाम कैसे याद आते? मैं ये क्यों कहता कि इन सबके साथ मैंने काम किया है और वो काम तुम भूल रहे हो? हाँ, वो याद नहीं आ रहा। वो सुनो राघव, धर्मा ने गंभीर स्वर में कहा। शांति से सुनो। तुमने ये काम किया हो सकता है, लेकिन हमने नहीं। इन नामों से वास्ता रखता काम हमने कभी नहीं किया। ये तो मेरा दावा है। राघव ने सिर पर से दोनों हाथ हटाए
और धर्मा को देखा। चेहरे पर अभी भी परेशानी की लकीरें थी। क्या चाहते हो? राघव ने पूछा। हम 6 सालों से तीनों एक साथ हैं, धर्मा बोला। 6 सालों में हमने जो किया एक साथ किया। हाँ, तो तेरा ये काम 6 साल से पहले का है। राघव की नजरें धर्मा पर ही रही। ये हो सकता है, एक्स्ट्रा ने सिर हिलाया। राघव ने होठ खींच लिए। तुम दिमाग पर जोर मत दो, धीरे धीरे शायद सब याद आ जाए। तुरी के बारे में सोचो, वो कौन है? समझ में नहीं आता कि वो कौन है और मुझे क्यों मारना चाहता है। राघव ने गहरी सांस ली। तीरथ, मनु, जैनी भी हैं। मुझे उनके चेहरों का भी हल्का हल्का ध्यान आ रहा है। तुम्हारा दिमाग उनके चेहरों को पहचान रहा है? एक्स्ट्रा कह उठा। कुछ कुछ तो बताओ, उनसे हम पहले कब मिले थे? याद नहीं आ रहा। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले कभी हम इनसे मिले हों? सोच रहा हूँ, सब कुछ सोच रहा हूँ, परंतु कुछ भी याद नहीं आ रहा। इस मामले में दिमाग की सोचों की चेन टूटी हुई है, आधा अधूरा ही याद आ रहा है। इन नामों के अलावा, चेहरों के अलावा कुछ याद नहीं आ। मतलब कि अब तुम इन लोगों को देखोगे तो पहचान लोगे? धर्मा ने पूछा। हाँ, पहचान लूंगा, पक्का पहचान लूंगा, राघव ने विश्वास भरे स्वर में कहा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तुली अब आराम से बैठ जाएगा। वो फिर कोशिश करेगा। तुम जरा ये सोचो कि तुली तुम्हें क्यों मारना चाहता है। क्या तुम्हें ऐसी कोई बात याद नहीं आ रही कि हम इस मामले को समझ सकें? राघव ने इनकार में सिर हिला दिया। एक्स्ट्रा के चेहरे पर गंभीरता नाच रही थी। वो तुम्हें मारना चाहता है, तुम घर से बाहर मत निकलना, एक्स्ट्रा ने कहा। हमने उसका चेहरा देखा है, हम उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। राघव ने एक्स्ट्रा को देखा। तभी धर्मा कह उठा। एक्स्ट्रा, हमारे यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं। चल, हम तुली को तलाश करने की चेष्टा करते हैं। चल, तुम बाहर मत निकलना राघव। राघव ने हौले से सिर हिला दिया। धर्मा और एक्स्ट्रा बाहर निकल गए। राघव ने दरवाजा बंद किया और होठ भींचे कमरे में टहलने लगा। देर तक सोचे समेटे टहलता रहा। फिर एकाएक ठिठका। जेब से रिवॉल्वर निकालकर मैगजीन चेक की, जो कि फुल थी। उसने रिवॉल्वर को जेब में डाला और दरवाजा खोलकर फ्लैट से बाहर निकला और लॉक करके बाहर की तरफ बढ़ता चला गया। घर में बंद नहीं रहना चाहता था राघव। परेशान था। वो जानना चाहता था कि तुली कौन है और उसे क्यों मारना चाहता है। वो चाहता था कि तुली फिर उसके सामने आए, और ये तभी होगा जब वो खुले में रहेगा। तीरथ ने ड्रग्स के धंधे को छिपाने की कोशिश करते हुए लजीज खाना के नाम से रेस्टोरेंट खोल रखा था। यूं तो सारा काम रेस्टोरेंट में काम करने वाले ही संभालते थे। एक तरफ उसका अपना केबिन था, जो कि उसके बैठने का ठिकाना था। ड्रग्स रखने के लिए उसने 5 किलोमीटर दूर एक जगह बना रखी थी। वहां 4-5 आदमी सारा काम संभालते थे। वो केबिन में बैठा फोन पर ही सब निपटाता और माल पहुंचाने और पेमेंट लेने को कह देता। पुराना कीड़ा था वो ड्रग्स के धंधे का। सब काम कुशलता से संभाल रखा था। पुलिस को हर हफ्ते नोट पहुंचा देता था। इस वक्त शाम के 5 बज रहे थे। तीरथ रेस्टोरेंट के अपने केबिन में मौजूद था। इस वक्त रेस्टोरेंट में 2-3 कस्टमर ही थे जो खाना खा रहे थे। उसके केबिन का शीशा ऐसा था कि भीतर से बाहर का वो सब कुछ देख सकता था, परंतु बाहर वाले को शीशे के भीतर का कुछ भी नजर नहीं आता था। इस तरह वो रेस्टोरेंट में आने जाने वालों को देख लेता था। तीरथ ने अभी अभी सिगरेट सुलगाकर कश लिया था। उसकी नजर यूं ही रेस्टोरेंट के हॉल में फिर रही थी। तभी तीरथ का मोबाइल बजा। हेलो। कॉलिंग स्विच दबाते फोन कान से लगाते वो कह उठा। सर। दूसरी तरफ उसका अपना आदमी था। काम हो गया, माल दे आया और पेमेंट ले आया। ठीक है, मैं शाम को आऊंगा। धीरू साहब का फोन आया था, उसे माल चाहिए। तुम्हें फोन किया उसने? हाँ। मुझे क्यों नहीं किया? उसकी तरफ पिछला पैसा निकलता है, तीरथ बोला। उसे माल भेजूं कि नहीं? अभी नहीं, उसका फोन फिर आने दो, कहकर फोन बंद करके टेबल पर रखा। उसी पल उसकी निगाह रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार पर जा टिकी। वहां से अभी अभी तुली ने भीतर प्रवेश किया था। तीरथ तुली को देखता रहा। होठ सिकुड़ गए उसके। इसी कहीं देखा है? कहाँ देखा है? तीरथ तुली को देखता रहा और सोचता रहा।
उसके देखते ही देखते तुली ने एक टेबल संभाल ली थी। पानी का जग और गिलास थामे वेटर तुली की टेबल पर पहुंचा। मेनू कार्ड टेबल पर ही पड़ा था। क्या खाना पसंद करेंगे सर? वेटर ने पूछा। कॉफी मिलेगी? मिलेगी सर, वही ले आओ। वेटर चला गया। तुली की निगाह रेस्टोरेंट में मंडराने लगी। वो तीरथ को तलाश कर रहा था और सोच भी नहीं सकता था कि तीरथ द्वारा देखा जा रहा है। उसकी निगाह उस केबिन की तरफ भी गई थी जहां तीरथ बैठा था, परंतु केबिन के भीतर तो उसे कुछ दिखा नहीं। मनी मन तुली अपने से खार खाए बैठा था कि राघव के मामले में सफल नहीं हो सका। तीरथ के मामले में सफल होकर वो अपने को शांत करना चाहता था, पर क्या पता तीरथ रेस्टोरेंट में न हो। वेटर कॉफी ले आया, टेबल पर रखकर जाने लगा तो तुली ने टोका। सुनो, वेटर ने ठिठक कर उसे देखा। ये रेस्टोरेंट तीरथ का है ना? तुली ने कहा। जी हाँ, वो मेरा दोस्त है, क्या उससे मुलाकात हो सकती है? वेटर के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। तीरथ का ऑर्डर था कि रेस्टोरेंट में आकर कोई उसके बारे में पूछे तो उसे न बताया जाए कि वो मौजूद है और उसे खबर दी जाए। ये सब तीरथ सावधानी के नाते करता था। ड्रग्स के धंधे में था वो। उसके दुश्मन भी बहुत थे। वो नहीं चाहता था कि कोई रेस्टोरेंट में आए और उसे मार जाए। मुझे मालूम नहीं कि मालिक हैं कि नहीं, पता करता हूँ, वेटर बोला। अगर होंगे तो उन्हें खबर कर दूंगा। तुली के सिर हिलाने पर वेटर चला गया। तुली सतर्क था। वेटर के जवाब से समझ चुका था कि तीरथ रेस्टोरेंट में है। तीरथ रह रहकर तुली को देख रहा था। वेटर को कॉफी देते भी देखा, बात करते भी देखा। इस बात का उसे पूरा विश्वास था कि इस आदमी को जानता है, परंतु याद नहीं आ रहा था कि कहाँ देखा है। तीरथ ने अपने बीते वक्त पर यादें दौड़ाई कि शायद कुछ याद आ जाए, परंतु नहीं याद आया। इतना तो पक्का था कि इस व्यक्ति को ड्रग्स के धंधे में नहीं जानता, दोस्त भी नहीं है। फिर कौन? नहीं समझ पाया वो। तभी टेबल पर मौजूद इंटरकॉम बजा। कहो, तीरथ ने रिसीवर उठाया। सर, दूसरी तरफ वो ही वेटर था। वो सफेद कमीज वाला आदमी आपको पूछ रहा है। क्या? कहता है तीरथ उसका दोस्त है। ऐसा कहा उसने? हाँ जी, वो आपसे मिलना चाहता है। तीरथ ने रिसीवर रख दिया। उसके होठ सिकुड़ चुके थे। तीरथ को पक्का पता था कि वो आदमी उसका दोस्त नहीं हो सकता। कोई दोस्त है ही नहीं। खास पहचान वाला होता तो उसे याद आ गया होता, लेकिन उसे लगता है कि उसे देखा है कहीं, जानता है और वो उसे अपना दोस्त कह रहा है, तो जरूर कोई बात तो है और उसे याद नहीं आ रही इस वक्त। तीरथ ने गहरी सांस ली और टेबल की ड्रॉज खोलकर रिवॉल्वर निकाली और जेब में रख ली। उसे देखा, वो अभी भी कॉफी के घूंट भर रहा था। तीरथ ने उससे मिलने का फैसला कर लिया था, परंतु सावधान था। ये बात भी उसके मन में थी कि ये उसका दुश्मन भी हो सकता है जो उसकी जान लेना चाहता हो। ड्रग्स के धंधे में नोट बहुत थे तो दुश्मन भी बहुत थे उसके। तीरथ ने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और एक बटन दबाकर कान से लगा दिया। हाँ, उधर से आवाज आई। भानु से बात करा। अभी लीजिए सर। भानु रेस्टोरेंट के किचन का इंचार्ज था। सारा रेस्टोरेंट वो ही संभालता था। वो बहुत बढ़िया कुक था और लड़ाई झगड़ा करने में भी माहिर था। बहुत ज़रूरत होने पर कभी कभी वो भानु का थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लेता था। कहिए सर। भानु की आवाज़ कानों में पड़ी। भानु, हॉल में सफ़ेद कमीज पहने एक आदमी कॉफ़ी पी रहा है। मुझे लगता है कि मैं उसे जानता हूँ, परंतु याद नहीं आ रहा। वो मुझे अपना दोस्त बता रहा है, जबकि मेरा कोई दोस्त नहीं है। अब मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। मैं समझ गया सर। भानु की आवाज़ कानों में पड़ी। आप उससे मिलिए, मैं वहीं रहकर नज़र रखूंगा। तीरथ ने रिसीवर रखा और उठने के बाद केबिन का दरवाजा खोला और बाहर आकर तुली की तरफ बढ़ने लगा। तभी तुली की निगाह भी उस पर पड़ गई। दोनों की नजरें मिली। तुली एकाएक सतर्क नजर आने लगा। हेलो तीरथ, तुली मुस्कुराकर कह उठा। तुम्हें देखकर खुशी हुई, बैठो। तीरथ थोड़ा सा मुस्कुराया और तुली को देखते हुए बैठ गया। हम पहले कब मिले हैं? तीरथ ने पूछा। तुम्हें याद नहीं? तुली की मुस्कुराती पैनी निगाह उस पर थी। तभी तो पूछ रहा हूँ। तुम बहुत अच्छे निशानेबाज हो, तुली कह उठा। तीरथ के होठ सिकुड़े। तुली को देखने लगा, फिर कह उठा। किसका निशाना लगाया मैंने?
मुझे याद नहीं आ रहा। सोचो, शायद याद आ जाए। याद नहीं। मुझे तो ये भी याद नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें पहले कब देखा था, लेकिन इतना याद आता है कि मैंने तुम्हें पहले देखा है। तुली मुस्कुराकर उसे देखता रहा। क्या हुआ? तीरथ के होठों से निकला। मुझे यकीन था कि तुम याद नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उस वक्त की तुम्हारी याददाश्त मिटा दी गई है, दबा दी गई है तुम्हारे मस्तिष्क में। तुम्हें याद नहीं आएगा। ये कैसे हो सकता है? तीरथ अजीब से लहजे में बोला। ये हो चुका है। तीरथ गहरी नजरों से तुली को देखने लगा। तुम्हारा नाम क्या है? तुम मुझे तुली के नाम से जानते हो। ये नाम मुझे याद नहीं, लेकिन मेरी याददाश्त क्यों मिटाई गई? तीरथ भारी उलझन में था। यही एग्रीमेंट था, यही हम में तय हुआ था। तुली निश्चिंत सा कह उठा। एक खास आदमी की हत्या के लिए तुम्हें कई साल पहले 20 लाख रुपया दिया गया था, परंतु शर्त ये थी कि काम के बाद तुम्हारी उस काम से वास्ता रखती याददाश्त मिटा दी जाएगी, ताकि उस काम के बारे में तुम किसी को बता ना सको। और मैंने वो काम किया। हाँ, तभी तो कहा कि तुम बढ़िया निशानेबाज हो। तब एक को शूट करना था, लेकिन उस वक्त मजबूरी में तुमने 2 को शूट किया, बिना चूके। तुम्हारा निशाना सटीक है। तुम काम के दौरान जरा भी नहीं घबराते। तीरथ याद करने की चेष्टा कर रहा था, परंतु कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मैंने एक को 20 लाख में मारना था। तीरथ बोला। हाँ, लेकिन तुम कहते हो कि उस वक्त मुझे 2 को मारना पड़ा। फिर तो 20 के हिसाब से तुमने 40 लाख दिया होगा। नहीं, वो एक सौदा था 20 लाख का। उस वक्त तुम बेशक 20 को मारते, तब भी 20 लाख ही मिलता। तुमने मुझे 20 लाख दे दिया था। हाँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। बहुत हैरानी है मुझे। तुली मुस्कुराता हुआ उसे देखता कह उठा। वो सीक्रेट है। इस बात को कितना वक्त बीत चुका है? 8 साल। ओह! तीरथ ने गहरी सांस ली। तो अब तुम मेरे पास क्यों आए हो? अब मैं दूसरों के लिए काम नहीं करता। जानता हूँ, तुम ड्रग्स के धंधे में बढ़िया नोट बना रहे हो। मुझसे क्या चाहते हो? तीरथ बोला। वैसे तुम जो कह रहे हो उसका मुझे जरा भी विश्वास नहीं है, क्योंकि तुम्हें कुछ भी याद नहीं। जो भी समझो, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? तीरथ की निगाह तुली के चेहरे पर थी। तुम्हारे साथ काम में 3 लोग और भी थे, राघव, जैनी, मनु। मुझे नहीं पता। तीरथ ने सिर हिलाया। होंगे। तुम सबको मारने का काम मुझे मिला है। तुली कुटिलता भरे ढंग से मुस्कुराया। क्या? तीरथ ठगा सा रह गया। कुछ घंटे पहले राघव किस्मत से मेरी हाथों से बच निकला। उसका नंबर भी लगेगा, लेकिन अब तुम मरने जा रहे हो। तुली की आंखों में मौत के भाव चमक उठे थे। तीरथ की फौरन इधर उधर नजर घूमी। पीछे वाली टेबल पर भानु आ बैठा था। उससे भी तीरथ की नजर मिली। 3 कदम के फासले पर पड़ी कुर्सी पर वो बैठा था। तीरथ ने सोचा कि शायद वो उनकी बातें सुन रहा होगा। तुम मुझे मारने आए हो? तीरथ का चेहरा कठोर होने लगा। तीरथ की बांह हिलते देखकर तुली मौत भरे स्वर में कह उठा। रिवॉल्वर मत निकालना। अपने दोनों हाथ टेबल पर रख दो। टेबल के नीचे मेरे हाथ में रिवॉल्वर है। तीरथ का हरकत करता हाथ ठिठका। फिर उसने दोनों हाथ टेबल पर रख दिए। तुम गलत कर रहे हो। इस बार तीरथ ने जानबूझकर आवाज कुछ ऊंची रखी कि भानु सुन सके। तुम किस्मत वाले हो। मैंने तुम्हें पहले बता दिया कि तुम मरने वाले हो, वरना तुली को चुपचाप काम करने की आदत है। तुम मुझे गोली नहीं मार सकते। तीरथ ने सब बातें भानु को सुनाने के लिए कह रहा था, और भानु ने सुन भी लिया था, समझ भी लिया था। ऐसे में भानु को और तो कुछ समझ में नहीं आया। वो पास पड़ी कुर्सी उठाकर कुर्सी को छाती से लगाए तुली पर झपट पड़ा। तीरथ ने देख लिया था कि भानु क्या कर रहा है। तीरथ कुर्सी को आगे रखे तुली पर जा गिरा। तभी तीरथ ने अपनी कुर्सी से फर्श पर छलांग लगा दी। उसी पर गोली का तेज धमाका हुआ, परंतु गोली किसी को नहीं लगी। फायर के धमाके की आवाज सुनकर वहां बैठे लोग चौंके। रेस्टोरेंट के कर्मचारियों का ध्यान भी इस तरफ हुआ। तुली फर्श पर गिर चुका था। उसकी छाती पर कुर्सी थी और ऊपर भानु था। रिवॉल्वर उसके हाथ से निकल गई थी। तीरथ के लिए अब कोई खतरा नहीं था, परंतु ये उसका रेस्टोरेंट था। यहाँ गोली चली थी। पुलिस को कोई भी खबर दे सकता था, जबकि तीरथ नहीं चाहता था कि यहाँ पुलिस आए। कोई दूसरी जगह होती तो अब तक वो तुली को शूट कर चुका होता।
परंतु यहाँ वो गड़बड़ नहीं चाहता था। क्या पता इसके साथी भी बाहर हो, मालूम नहीं ये कौन था और उससे ऐसी बातें कर रहा था जो कि उसे पता नहीं थी। परंतु इतना तो पक्का था कि इस आदमी को उसने पहले भी अच्छी तरह देखा हुआ है। तीरथ वक्त नहीं बर्बाद करना चाहता था। बाहर इसके साथी हुए तो वो भीतर आ सकते थे। भानु, तीरथ जल्दी से बोला, साले को ठोक पीट कर बाहर फेंक देना। तंदूर में डाल दूं हरामी को? भानु गुर्राया। नहीं, ठोक पीट कर बाहर फेंक दे, बाद में देखूंगा इसे। तब तक रेस्टोरेंट के और कर्मचारी भी आ गए थे। वे भी तुली पर चढ़ गए। एक ने उसकी रिवॉल्वर उठाकर अपनी जेब में रख ली। वो मिलकर तुली को पीटने लगे। तुली का दिन ही खराब था आज का। 5-7 हाथी पड़े होंगे उसे कि उसने खुद को बचाया और भाग निकला वहां से। तुली का खून खौल रहा था। क्या हो गया है उसे? राघव भी बच गया और अब तीरथ भी। पहले कभी ऐसा ना हुआ था कि शिकार उसके सामने आया हो और बच निकला हो। तो अब क्या हो गया है? आज के दिन में वो 2 बार चूक गया। तुली एक बाजार की दुकान में बैठा चाय पी रहा था। अपने क्रोध पर काबू पाने की चेष्टा कर रहा था। गुस्से की वजह से सिर दर्द से फटा जा रहा था। तभी उसका फोन बजा। उसने मोबाइल की स्क्रीन पर नजर डाली। कपूर का नंबर वहां चमक रहा था। तुली के होठ खिंच गए। उसने चाय के पैसे दिए और दुकान से बाहर आकर बाजार में आगे बढ़ने लगा। हेलो, तुली ने अपने को शांत रखने की भरसक चेष्टा की। क्या कर रहे हो? कपूर की आवाज कानों में पड़ी। क्या कर रहे हो? कपूर की आवाज कानों में पड़ी। मैं फिर चूक गया। दीवान ने बताया मुझे कि तुम राघव को। मैंने कहा मैं फिर चूक गया। तुली शब्दों को चबाकर बोला। तीरथ भी मेरे हाथों से बच निकला। 2 पल तो कपूर की आवाज नहीं आई। तुली ने उस भीड़ वाली जगह में आगे बढ़ते हुए फोन कान से लगा रखा था। उसके चेहरे पर सख्ती थी। कपूर की आवाज कानों में पड़ी। तेरे को क्या हो गया है तुली? मैं नहीं जानता। क्या तू उन्हें मारना नहीं चाहता? तेरी नजरों में उन्हें मरना नहीं चाहिए क्या? ये बात नहीं, काम काम है और वो पूरा होना चाहिए। तुली सख्त स्वर में बोला। तो तुम चूक क्यों गए? ये सोचकर मैं खुद परेशान हूं। वे दोनों और भी सतर्क हो गए होंगे, लेकिन मैं उन्हें मार दूंगा, तुली ने दृढ़ स्वर में कहा। मुझसे चूक हुई है, असफल नहीं हुआ मैं। मेरे ख्याल में तेरे को इस काम में साथी चाहिए। अकेले ये काम करने में परेशानी आ रही होगी। बहुत जरूरत हो तो मैं कुछ को तेरे पास भेज देता हूँ, जबकि मैं चाहता हूँ कि ये काम तू अकेले ही करे। मैं कर लूंगा, मुझे साथियों की जरूरत नहीं। तुली को अपने पर गुस्सा आ रहा था। मनु भी बच निकला। कपूर की आवाज कानों में पड़ी। क्या मतलब? तुली के होठों से निकला। वो आज दोपहर को मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले। हाँ, वे पहुंचे, परंतु मनु को शायद पता था कि एयरपोर्ट पर उसे पकड़ लिया जाएगा, इसलिए वो भागने के लिए तैयार था और हमारे हाथों से निकल गया। परंतु जैनी हमें मिल गई और माइक, उस पर नजर रखी गई। वो भी मनु के पीछे था। जब मनु उसके हाथ नहीं लगा तो वो अमेरिकन एम्बेसी चला गया। मनु का मुंबई पहुंचकर आजाद घूमना खतरनाक है। एफआईए उसे हर जगह तलाश कर रही है। उसके माँ बाप के घर के बाहर नजर रखी जा रही है। वो ज्यादा देर हमसे छिप नहीं सकेगा। बहुत जल्दी हमारे लोग उसे खत्म कर देंगे। तुम अपना काम खत्म करो। क्या मनु, राघव और तीरथ की मुलाकात हो सकती है? तुली ने पूछा। नहीं हो सकती। वो तीनों ही नहीं जानते कि दूसरे लोग कहाँ रहते हैं। राघव और तीरथ को तो पता ही नहीं मनु के बारे में। उनकी याददाश्त मिटा दी गई है। मनु अवश्य सब कुछ जानता है, परंतु वो दोनों के ठिकाने नहीं जानता। और तुली सोच रहा था कि उसने तीरथ को राघव और मनु के बारे में बता दिया है, परंतु नामों के सहारे वो उन दोनों तक नहीं पहुंच सकेगा। तुली सोच भरे स्वर में कह उठा। मनु ने माइक को सब कुछ बता दिया होगा, इसलिए वो तीनों को फौरन खत्म कर देना चाहिए। कपूर की आवाज कानों में पड़ी। तीनों में से कोई बच नहीं सकेगा। परंतु जैनी से पूछताछ चल रही है। वो कहती है कि मनु ने माइक को कुछ नहीं बताया। वो झूठ बोलती है। पूछताछ चल रही है। तुम अपना काम पूरा करो, तब सब ठीक हो जाएगा। तुली ने फोन बंद करके जेब में डाला और भीड़ भरे बाजार में आगे बढ़ता रहा। भीजे होठ, सोच में डूबा चेहरा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ,
मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।